वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। इसके प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम लोग देख रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, और साथ ही साथ हम लोगों ने चर्चा किया था जेबीसी के बाजार के नियम का। चूँकि जेबीसी का बाजार का नियम प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का आधार बिंदु है, इसलिए बिना उसके चर्चा के हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते। तो इस आज के वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो इसी से जुड़ा हुआ मेन टॉपिक है। कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की आलोचना की व्याख्या करें। यानी प्रोफेसर केन्स ने, जिनकी किताब 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक में उन्होंने खासकर रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की बहुत कड़ी आलोचना की थी। इस आलोचना के क्रम में उन्होंने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के कई बताए हुए चीज़ों को गलत साबित किया, जिसमें से एक प्रमुख था कि पूर्ण रोजगार की मान्यता, यानी पूर्ण रोजगार संतुलन की मान्यता जो थी, प्रोफेसर केन्स ने इसे अवास्तविक बताया। प्रोफेसर केन्स ने यह भी बताया कि जेबी से जिस तरह से ये कहा करते थे कि पूर्ति अपना मांग स्वयं तय करती है, तो ये बात भी गलत है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं तय नहीं करती, इसकी भी आलोचना प्रोफेसर केन्स ने की। प्रोफेसर केन्स ने यह भी बताया कि बचत और विनियोग में समानता ब्याज के दर में परिवर्तन से नहीं बल्कि आय में परिवर्तन से होती है। साथ ही साथ मुद्रा की मांग में सट्टा यानी स्पेकुलेशन पर्पस की अवहेलना की गई है, उसे रखा जाना चाहिए था, इस बात की भी चर्चा की। तो ऐसे तमाम तथ्य हैं जिन्हें प्रोफेसर केन्स ने सिरे से खारिज किया। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केन्स ऑब्जेक्शन टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में केन्स ने किन किन ऑब्जेक्शन को लोगों के सामने रखा, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि केन्स ने किस आधार पर रोजगार के इस प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप इसे आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना केन्स ने किस प्रकार से की, तो आप इसे सिलसिलेवार टॉपिक को पॉइंट में असेंबल करके और फिर आप इसको डील करेंगे। और ये प्रश्न आपसे ग्रुप सी में पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए मैंने आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार किया है, जिस आधार पर आप इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में आपको शुरू में इंट्रोडक्शन देना है कि किस तरह से प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अहस्तक्षेप की नीति को माना, यानी सरकार जितना हो सके हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि पूर्ण रोजगार एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है, और कभी भी पूर्ण रोजगार में डेविएशन होता है या विचलन होता है तो यह असामान्य स्थिति होती है और यह पुनः पूर्ण रोजगार की तरफ अग्रसर होती है।
तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आप इसको आसानी से डिस्क्राइब भी करेंगे। फिर आप चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से बचत और विनियोग में समानता होती है, जिसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि ब्याज की दर में परिवर्तन होने से दोनों के बीच में समानता स्थापित हो सकती है। लेकिन प्रोफेसर केन्स ने इसे सिरे से खारिज किया। उन्होंने बताया कि ये ब्याज के दर में परिवर्तन होने से नहीं बल्कि आय में परिवर्तन से होती है। तो इस तरह से आप थोड़ा शुरू में डिस्क्रिप्शन देंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत का। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके फिर आप ये चर्चा करेंगे कि 1936 में जब केन्स ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की द जनरल थ्योरी, जिसे शॉर्ट में जनरल थ्योरी कहा जाता है, उस पुस्तक को, जिसमें उन्होंने रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को सिरे से खारिज किया, उसकी तमाम मान्यताओं को खारिज किया और अपने मत को प्रबल ढंग से लोगों के सामने रखा। तो इस तरह से आप उसे डील करेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी आपके लिए बनाया है। आइए हम लोग नोट्स पर एक बार सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं। तो इस टॉपिक को आप इस तरह से डील करेंगे जैसे केन्स ऑब्जेक्शन टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और क्रिटिसिज्म और क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर केन्स अटैक ऑन क्लासिज्म। यानी प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की जब आलोचना की बात की जाएगी तो आप इंट्रोडक्शन पहले देंगे रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में, और फिर आप इस तरह से लिखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे कि प्रोफेसर केन्स ने रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की, जो इस प्रकार है। और सबसे पहले आप इसमें पॉइंट असेंबल कर लेंगे जिस तरह से मैंने पॉइंट असेंबल किया है। जैसे पहला पॉइंट है पूर्ण रोजगार संतुलन की मान्यता अवास्तविक। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न नहीं करती। थर्ड है अहस्तक्षेप की नीति की आलोचना की गई। फोर्थ है बचत और विनियोग में समानता ब्याज की दर से नहीं बल्कि आय में परिवर्तन से होती है। फिर पॉइंट था मुद्रा की मांग में सट्टा उद्देश्य की अवहेलना की गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट था मुद्रा के तटस्थ दृष्टिकोण की आलोचना की गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी में कटौती से रोजगार में वृद्धि की विचार की आलोचना। और लास्ट पॉइंट है दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार संतुलन अवास्तविक। तो इस तरह से पहले आप पॉइंट्स को असेंबल कर लेंगे। यानी ये सभी पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर प्रोफेसर केन्स ने रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की कड़ी आलोचना की, और इन सभी बातों को उन्होंने 1936 में अपनी जो पुस्तक प्रकाशित की थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें इन सभी बातों को रखा था। उसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करके हर एक पॉइंट्स को आप इस तरह से डील करेंगे। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा था पूर्ण रोजगार संतुलन की मान्यता अवास्तविक। यानी प्रोफेसर केन्स मानते थे कि पूर्ण रोजगार संतुलन की जो मान्यता है वह बिल्कुल ही अवास्तविक है। उसे आप इस तरह से लिखेंगे प्रोफेसर केन्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की पूर्ण रोजगार संतुलन की धारणा को अवास्तविक मानते हैं। उनका मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंडर एम्प्लॉयमेंट ही सामान्य स्थिति है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में से के बाजार के नियम लागू नहीं होते। मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है, जिससे ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी स्थिति पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न नहीं करती। इसमें प्रोफेसर केन्स ने कहा है प्रोफेसर केन्स बाजार के इस नियम को भी अस्वीकार नहीं करते कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उनकी मान्यता है कि बचत और विनियोग दोनों अलग अलग तत्व हैं, अतः आय के जिस भाग की बचत की जाती है स्वतः उसका विनियोग नहीं होता, जिससे मांग में कुछ कमी हो जाती है। फलस्वरूप जनरल ओवर प्रोडक्शन तथा अनएम्प्लॉयमेंट का जन्म होता है। फिर आप इसे इस तरह से लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को आगे डील करते हुए अहस्तक्षेप की नीति की आलोचना। प्रोफेसर केन्स कहते हैं कि पूंजीवादी प्रणाली स्वतः कार्यशील और स्वतः समायोजित होने वाली नहीं है। इस प्रणाली में समृद्ध और निर्धन वर्गों की उपस्थिति के कारण ही कुल मांग में कमी होती है, अतः इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बचत और विनियोग में समानता ब्याज की दर से नहीं बल्कि आय में परिवर्तन से होती है, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि बचत और विनियोग में समानता ब्याज की दर में परिवर्तन से होती है, जबकि प्रोफेसर केन्स ने इसे सिरे से खारिज किया
उनका यह कहना था कि बचत और विनियोग में समानता ब्याज की दर से नहीं बल्कि आय में परिवर्तन से होती है। उसे उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया था। प्रोफेसर केन्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस मान्यता का खंडन किया कि बचत और विनियोग में समानता ब्याज की दर से होती है। केन्स का मानना था कि बचत आय पर निर्भर करती है। यदि विनियोग की तुलना में बचत अधिक होता है तो स्पष्ट है कि इफेक्टिव डिमांड में कमी हो जाती है, यानी प्रभावपूर्ण मांग में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन और रोजगार में कमी हो जाती है। अतः बचत और विनियोग में संतुलन आय के परिवर्तन द्वारा होता है, ना कि ब्याज की दर से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मुद्रा की मांग में सट्टा उद्देश्य यानी स्पेकुलेटिव पर्पस की अवहेलना की है। यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इन सट्टा उद्देश्य को गौण माना है, इसकी बल्कि अवहेलना की है, उपेक्षा की है। प्रोफेसर केन्स का ऐसा मानना था। उन्होंने कहा है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग के लिए लेन देन एवं सावधानी पर तो जोर दिया, किंतु उन्होंने स्पेकुलेटिव पर्पस की उपेक्षा की है। वे मानते थे कि इस उद्देश्य से संबंधित मुद्रा बेकार पड़े कोषों यानी आइडल बैलेंसेस का प्रतिनिधित्व करती है। केन्स ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की और बताया कि मुद्रा की मांग पर सट्टा उद्देश्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मुद्रा के तटस्थ दृष्टिकोण की आलोचना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को तटस्थ मानकर उत्पादन और रोजगार तथा ब्याज के सिद्धांत को मौद्रिक सिद्धांत से अलग कर दिया। लेकिन प्रोफेसर केन्स ने इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए उत्पत्ति के सिद्धांत के माध्यम से मूल्य सिद्धांत और मौद्रिक सिद्धांत में समन्वय स्थापित किया था। फिर आप देखेंगे मजदूरी में कटौती से रोजगार में वृद्धि की विचार की आलोचना, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि मजदूरी में कटौती होने से रोजगार में वृद्धि होती है, जबकि प्रोफेसर केन्स इस तरह की बात नहीं मानते थे। तो प्रोफेसर पीगू की मान्यता यह थी कि मजदूरी में कटौती से रोजगार में वृद्धि होती है। प्रोफेसर केन्स ने इसका खंडन किया। इस संदर्भ में उन्होंने दो बातें बताई। पहला, श्रमिक संघ मजदूरी में कटौती का दृढ़ता से विरोध करेंगे, और दूसरी, मजदूरी में श्रमिकों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, जिससे उनकी प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी, उत्पादन की मात्रा घटेगी और रोजगार में कमी होगी। इस प्रकार मजदूरी में कटौती का संबंध केवल लागत से नहीं बल्कि श्रमिकों की आय से भी होती है। अतः मजदूरी में कटौती कर रोजगार में वृद्धि नहीं की जा सकती। प्रोफेसर केन्स ने इस तरह की बात की थी। फिर आप इसे नेक्स्ट पॉइंट में इस तरह से डील करेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट था आपका दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार संतुलन अवास्तविक। क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार संतुलन की व्याख्या प्रस्तुत की है, प्रोफेसर केन्स ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं तथा अल्पकाल में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केन्स ने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी अर्ध रोजगार संतुलन की व्याख्या की। इस प्रकार पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, इस प्रकार इन उपर्युक्त आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत अवास्तविक है। प्रोफेसर डिडले डिलार्ड जो थे, उन्होंने कहा, प्रोफेसर डिलार्ड के अनुसार प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह वर्तमान पूंजीवादी देशों की स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। इस प्रकार प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रखर आलोचक प्रोफेसर केन्स ने इन तमाम बातों को अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, इन बातों को रखा था। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से आप आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है, पहले पॉइंट्स असेंबल कर लेंगे और सबको पैराग्राफ चेंज करके आसानी से लिख पाएंगे। तो आप लिखने का निरंतर अभ्यास रखें। इस तरह से आपका ये भी टॉपिक कवर अप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा।